a body may have two states of motion, either it can be at rest or it can be in motion. If it is in motion, then there are two different conditions. One, it is moving with uniform velocity and another it is moving with acceleration. कोई भी बॉडी, उसके पास दो तरह की स्टेट हो सकती है मोशन की, एक तो वो रेस्ट पे हो सकती है और दूसरा वो मूव करती हो सकती है। तो अगर वो मूव कर रही है, इसका मतलब वो मोशन में है, तो मोशन की भी दो अलग अलग कंडीशंस हैं कि या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ इट्स वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज, दैट मीन्स दैट बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन, उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करें, सो व्हेन द चार्ज वाज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे था तो उस कंडीशन में चार्ज कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। दैट प्रॉपर्टी वाज इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। अब वही चार्ज जब रेस्ट से मोशन में आया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगा, तो वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास पहले से थी ही, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने इसके आगे सोचने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक हो गया, अब अगर चार्ज की वेलोसिटी बदल दी जाए तो क्या? अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाए तो कौन कौन सी और प्रॉपर्टीज शो करेगा? दिस कॉन्सेप्ट वॉज एन रिवॉल्यूशनरी आइडिया। ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था कि अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाए तो वो क्या क्या कमाल और कर सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और शो कर सकता है। ये वाला आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे सर्किट बनाया गया, और वो जो सर्किट बनाया गया दैट इज एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर, और जिन्होंने बनाया ही वॉज एडविन कॉल्पिट। एडविन कॉल्पिट ने फर्स्ट एलसी ऑसिलेटर बनाया 1917 में। अब एलसी ऑसिलेटर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एल मीन्स इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर, अ सर्किट इन विच इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर देयर। अब ये इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करने वाले हैं वो हम देखेंगे। देखिए, चलिए, तो इससे पहले कि हम ये वाला सर्किट समझें, एक चीज हम समझते हैं कि अगर अकेला कैपेसिटर आपके पास है तो क्या करेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है एंड इट इज हैविंग चार्ज Q, प्लस Q माइनस Q। नाउ इस कैपेसिटर को, ये अभी तक फुल्ली चार्ज है, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, इस कैपेसिटर को अगर आप वायर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इन्होंने एक दूसरे को पुश किया और इन नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को पुश किया, और पुश करने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ फ्लो करने लगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ फ्लो करने लगे। और देखते ही देखते ये जो प्लेट थी जो कि पहले पॉजिटिवली चार्ज थी, ये प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से फिल हो गई और ये प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से फिल हो गई। मींस अल्टीमेटली ये प्लेट क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ फिल किए, नेगेटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ फिल किए, और क्या हो गया, ये प्लेट न्यूट्रल हो गई। तो जो कैपेसिटर पहले चार्ज था, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अगर एक करंट का हम ग्राफ बनाएं कि करंट कैसे फ्लो हुआ होगा, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा टाइम के साथ। ये होगा करंट का ग्राफ। इतनी तेजी से करंट फ्लो हुआ होगा, जैसे ही आपने वायर कनेक्ट किया करंट बहुत तेजी से फ्लो हुआ, और उसके बाद ये करंट कम हो गया। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पहुँचते गए, ये प्लेट न्यूट्रल होती गई, करंट की वैल्यू कम होती गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए, अब हम इस सर्किट को कंप्लीटली एलसी ऑसिलेटर की फॉर्म में देखते हैं। सो वी आर हैविंग ए कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। एक इंडक्टर, दोनों ही सीरीज में लगे हुए हैं,
और यहाँ पे एक स्विच लगा है, दिस इज स्विच, दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और अभी ये जो सर्किट है ये ओपन है। अब देखिए कि होगा क्या, अगर इस सर्किट को की को क्लोज करने से पहले हम सिचुएशंस देख लें कि क्या क्या सिचुएशन है। तो देखिए, व्हेन की इज ओपन, अगर की ओपन है तो देखिए कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज है, वो क्या है Q, और उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है उसकी प्लेट्स के अक्रॉस। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होगी, एनर्जी इन कैपेसिटर विल बी व्हाट, एनर्जी इन कैपेसिटर विल बी हाफ CV स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एनर्जी इन द इंडक्टर, इंडक्टर के पास एनर्जी क्या होगी, क्योंकि स्विच ओपन है तो करंट तो फ्लो किया ही नहीं। अब करंट फ्लो नहीं किया, दैट मीन्स I is equal to 0. If I is equal to 0, so energy of the inductor is half Li square. और अगर करंट 0 है तो एनर्जी क्या हो गई, 0। तो इस कंडीशन में एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज मैक्सिमम एंड एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज मिनिमम। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, ये हो गया फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड में। सेकंड कंडीशन में जाते हैं जब आपने की को क्लोज कर दिया। सो दिस इज इंडक्टर और इसको कैपेसिटर से कनेक्ट किया और यहां से की को क्लोज कर दिया, स्विच को हमने क्लोज कर दिया, स्विच इज क्लोज्ड। अब अगर स्विच क्लोज हो गया है तो देखिए होना क्या शुरू हुआ कि स्विच अगर क्लोज हो गया तो यहां से पॉजिटिव चार्जेस मतलब करंट ने फ्लो होना शुरू कर दिया। जैसे ही करंट ने फ्लो होना शुरू कर दिया, अब आपने स्विच को तुरंत क्लोज किया है। अगर तुरंत क्लोज किया है इसका मतलब है करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी इस इंडक्टर के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी वेरिएबल, वो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है दैट मीन्स फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ये चेंजिंग फ्लक्स, ये वेरिएबल फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक होगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस EMF बनना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, और इंडक्टर के केस में इट विल बी माइनस L di/dt। एक इंड्यूस EMF पैदा होगा यहाँ जैसे जैसे यहाँ पे करंट जनरेट होगा, यहाँ पे जैसे जैसे करंट चेंज होगा। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? तो देखिए, जैसे ही कैपेसिटर से यहाँ करंट पहुंचा तो अब कैपेसिटर से ये चार्ज खाली हो गया। अगर कैपेसिटर से चार्ज खाली हो गया तो अगर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हम निकालें सो इट विल बी 0 सिंस Q इज इक्वल टू 0। ये कैपेसिटर से चार्ज कहाँ फ्लो होना शुरू किया, यहाँ, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो हो गए। और क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया है तो इंडक्टर के पास एनर्जी क्या आ गई, दैट इज हाफ Li स्क्वायर, एंड सिंस I is equal to I maximum current is flowing in the circuit, so it will be half L max I max square, so it will be maximum energy stored by the inductor। क्या समझ में आ गई? क्लियर हो गई कहानी? तो पहला स्टेप जब स्विच ओपन था, स्विच ओपन था यहां पे। दूसरा स्टेप ये आ गया व्हेन की या स्विच क्लोज्ड। तो फर्स्ट कंडीशन में जब आपका की ओपन था उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, जितना भी चार्ज कैपेसिटर के पास था उसकी वजह से उसके पास एनर्जी ये आ गई और इंडक्टर के पास एनर्जी 0 थी। अब सेकंड केस में क्या हुआ, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया करंट फ्लो होना शुरू हो गया, कैपेसिटर की प्लेट से सारा चार्ज हट गया, ये सारा का सारा चार्ज हट गया। तो उस कंडीशन में ये जो इंडक्टर के थ्रू हो गए चार्ज फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, और यहाँ पे एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम। चलिए अब इसके आगे की कहानी, अब मेन स्टोरी समझिए
कि जैसे जैसे ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इंडक्टर की यहाँ गुंडागर्दी चलती है। वो गुंडागर्दी कैसे कि इंडक्टर ये कहता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा भाई, करंट इस तरह से नहीं बढ़ सकता, इस तरह से करंट इंक्रीज नहीं हो सकता, करंट को मैं फ्लो तो होने दूंगा लेकिन कांस्टेंट, क्योंकि ये अपोज करता है किसका, चेंज ऑफ करंट का। और जब करंट एकदम से रिलीज होगा तो वो चेंज तो होगा, तो ये चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को यहां रोक देगा और नेगेटिव चार्ज को यहां रोक देगा कि भाई ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। तो पॉजिटिव चार्ज को यहां से रोकने के लिए इंडक्टर को यहां पे कौन सी पोलैरिटी अटेन करनी होगी, इंडक्टर ने यहां पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया, यहां नेगेटिव, तो ये इंडक्टर का नेगेटिव है जो सप्लाई के नेगेटिव को रोक रहा है, ये इंडक्टर का पॉजिटिव है जो इसके पॉजिटिव को रोक रहा है। क्या समझ में आ गई बात? तो अब इंडक्टर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा? देखिए फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में करंट आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जब करंट फ्लो हो गया तो उसके बाद इंडक्टर ने सेंस करना शुरू किया कि करंट फ्लो हो रहा है। अब इंडक्टर तैयार है अपोज करने के लिए। अब जब करंट बढ़ के आया 2 एम्पियर तो इंडक्टर ने अपना इंड्यूस ईएमएफ बढ़ा दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। कितना? 1 ऑलरेडी था, अब 2 हो गया है, इसका मतलब चेंज कितना हुआ? 1। चेंज कितना हुआ? 1। तो ये करंट कितना फ्लो कर जाएगा? 1। क्या समझ में आ गई बात? तो 2 इस डायरेक्शन से आ रहा है और इस डायरेक्शन से कितना फ्लो हुआ? 1। तो मिला कितना आपको? 1। टोटल करंट यहां से कितना फ्लो हो गया? 1। चलिए फिर सप्लाई से ये इंक्रीज होके यहां से गया कितना? 3। अब 3 गया तो इसने भी अपना इंड्यूस ईएमएफ बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया? 2। लेकिन 3 माइनस 2 नेट करंट कितना बन गया? 1। अभी भी कितना मिला? 1। चलिए उसके बाद करंट और बढ़ा सप्लाई का, जब सप्लाई का करंट बढ़ा तो ये हो गया 4। ये 4 हुआ, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंडक्टर ने भी अपना करंट बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 3। तो नेट करंट आपको अगेन 4 माइनस 3 कितना मिल गया? 1। तो हर हालत में आपको करंट कितना मिल रहा है? 1, क्योंकि ये बढ़ते हुए करंट का अपोज कर रहा है। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? तो ये करंट को बढ़ने नहीं देगा स्टार्टिंग में। चलिए ये कंडीशन समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या कंडीशन है कि यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचने के बाद करंट ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया। अब अगर करंट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है जो di माइनस dt है उसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो हमने यहां फॉर्मूले में क्या लिख दिया? दिस इज माइनस di बाई dt और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी प्लस L di बाई dt। इसका मतलब क्या है कि जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, करंट के साथ होगा। क्या समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल वैसा है कि भाई आएगा तो आने नहीं दूंगा, जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। करंट अगर कम होगा तो उसे कम नहीं होने दूंगा। और यही बिल्कुल मेन चीज है इस सर्किट की, एलसी ऑसिलेशन की। यही खास बात है कि इंडक्टर करंट को इतना जल्दी रिड्यूस नहीं होने देगा। अब अगर इंडक्टर करंट को रिड्यूस नहीं होने देगा तो ये करेगा क्या रिड्यूस होने देने के लिए? ये इंडक्टर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो करवाएगा। लेकिन अपना करंट ये कहां से बनाता है? यही इंपॉर्टेंट चीज है। जब देखिए आपने वायर को कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज कूद के यहां आ गया और प्लेट को न्यूट्रल कर दिया। लेकिन जब इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर ने यहां पहुंचने के बाद क्या किया कि यहां पे उसने करंट को फ्लो करना शुरू कर दिया। किस डायरेक्शन में? अपने इंडक्टर ने अपने करंट को फ्लो करना शुरू कर दिया। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में सप्लाई का करंट था। और वैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? वैसा करने के लिए उसको अपनी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। और पोलैरिटी चेंज करने के लिए ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। उससे होगा क्या? ये अगर पॉजिटिव हो गई तो यहां पे मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। और ये अगर नेगेटिव हो गई तो यहाँ पे मौजूद जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। क्या क्लियर हो गई? तो एक वायर जब लगा था तो वायर से की वजह से आधे पॉजिटिव वहां हो गए और आधे पॉजिटिव वहां हो गए, आधे नेगेटिव एक प्लेट पे आधे नेगेटिव एक प्लेट पे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग करंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से इसने अपनी पोलैरिटी बदल दी। होता है ना कि एक कॉइल है, यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है तो ये नॉर्थ बनाएगा, लेकिन अगर एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ इस डायरेक्शन में दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ नहीं बनाएगा, फिर साउथ बनाएगा, पोलैरिटी चेंज कर देगा, ठीक है। तो पहले जब नॉर्थ इस डायरेक्शन में आ रहा था तो इसने नॉर्थ यहां बनाया, साउथ यहां बनाया, ठीक है। तो जब करंट पहले इंक्रीज हो रहा था तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन अब जब करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब नॉर्थ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसने साउथ यहां बनाया, नॉर्थ यहां बनाया, मतलब पोलैरिटी बदल गई, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और उसकी वजह से थर्ड सिचुएशन क्या होगी, उसकी वजह से हमें थर्ड सिचुएशन मिलेगी, एंड दैट थर्ड सिचुएशन विल बी थर्ड सिचुएशन देखिए कैसी होगी। थर्ड सिचुएशन, थर्ड इज इंडक्टर है, उसको कैपेसिटर से कनेक्ट किया हुआ है और ये स्विच क्लोज है। तो अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि इसने क्या किया, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को पुल कर लिया और पुल करके कहाँ भेज दिया, इस डायरेक्शन में। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? अब देखिए कैपेसिटर वापस से चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर के पास वापस से चार्ज आ चुका है, तो एनर्जी इन कैपेसिटर कितना हो गया, इन कैपेसिटर दैट इज EC इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, विच इज मैक्सिमम वैल्यू। और इस कंडीशन में सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0, सो इंडक्टर में एनर्जी क्या हो गई, 0। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन। अब देखिए सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां आ गए, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस यहां आ गए। पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब ये ऐसा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में करंट अब इस डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू हो गया। पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया, सो इट विल बी -I। क्या समझ में आ गई बात? अब देखिए जैसे ही करंट, इसको हम यहां नहीं बनाते, अगले वाले में बना लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, ये इस तरह से, और करंट ने इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर दिया, -I। अब उस कंडीशन में सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर से हट गया, सारा का सारा चार्ज हट गया, दैट मीन्स EC is equal to 0, energy in capacitor is equal to 0, and EL will be equal to half L, and this is I is negative, minus है, so it will be -LI square, -LI square। क्या समझ में आ गई बात? यहां अगर माइनस लगेगा तो इसके अंदर लगेगा माइनस, और ये खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो आपके पास आंसर तो हाफ LI स्क्वायर ही आएगा, लेकिन करंट क्या है, -I है। क्या समझ में आ गई बात? फिर कंडीशन वही होगी कि पहले ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, कब तक, जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ, ये पोलैरिटी बदल के ऐसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस कहां आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस अब वापस से यहां आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यहां आ जाएंगे। इसी तरह से ये सर्किट इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चार्जेस इसमें ऑसिलेट करते रहेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज LC ऑसिलेशंस, इसलिए इसको LC ऑसिलेशन बोला जाता है। ये सर्किट में इसी तरह से चार्जेस ऑसिलेट करते रहेंगे, और एक ऑसिलेट करते हुए चार्ज के पास हमेशा एक्सेलरेशन होता है।
हम एक्सेलरेशन ही तो ढूंढ रहे थे। जब चार्ज रेस्ट पे था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा था, जब चार्ज मोशन में था यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। अब चार्ज एक्सेलरेशन शो कर रहा है तो वो अब क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका अगला चैप्टर है। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? तो ये पूरा सर्किट आपको समझ में आया, ठीक है। एक चीज यहां से और समझ के एक डेफिनेशन लिख लेंगे फटाफट, वो क्या है, देखिए कि अगर यहां पे फर्स्ट कंडीशन में कि यहां पे इसके पास एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है, तो इंडक्टर के अंदर कोई करंट ही नहीं है तो वो क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या समझ में आ गई? नेक्स्ट केस में कोई भी चार्ज कैपेसिटर के पास नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड अब है क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है, सो इट विल बी मैक्सिमम। इस केस में कैपेसिटर के पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, अगेन जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। अगर इसका ग्राफ बनाना हो हमें तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। टाइम के साथ इसका अगर ग्राफ बनाना हो, दिस इज टी। देखिए पहली सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से स्टार्ट हो गई, कहां पहुंच गई, यहां, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से स्टार्ट हुई और अगली सिचुएशन में मतलब T/4 पे, T/4 टाइम पे कहां पहुंच गई, जीरो पे, ठीक है। चलिए, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो से स्टार्ट हुई और जीरो से स्टार्ट होने के बाद इस वाली साइकिल में कहां पहुंच गई, मैक्सिमम पे, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह T/4 पे मैक्सिमम। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलिए अब आगे यहां से यहां की कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पे आई, जीरो के बाद ये मैक्सिमम गई, लेकिन मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन, तो ये हो गया यहां से यहां T/2, ये कुछ यहां से, एक मिनट, T/2 यहां बना, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो यहां हो। क्या समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हुई तो ये कुछ यहां से यहां, ये हो गया 3T/2, और मैग्नेटिक फील्ड अब मैक्सिमम हो गई तो ये ऐसा। नेक्स्ट एक और साइकिल इसके बाद बनेगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कितने टाइम में, टी टाइम में, ये कंप्लीट जो है वो टी टाइम में। तो ये आपका ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड इन एलसी ऑसिलेटर। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए अब एक इक्वेशन और देख लेते हैं, वो इक्वेशन क्या है, चलिए देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को, आप ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी जो है वो इन दोनों का सम होती है। बेसिकली आपने तो एनर्जी किसको दी थी, आपने कैपेसिटर को एनर्जी दी थी। अब वो जो एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में शेयर कर रहे हैं, कभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो इसकी मिनिमम हो जाती है, कभी इसकी मिनिमम हो जाती है तो इसकी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो T विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ LI स्क्वायर। So TE in inductor and
कैपेसिटर विल बी सेम, वो सेम रहेगी। क्या क्लियर होगी बात? चलिए अब इसके बाद ऑसिलेशन का एक ग्राफ बना लेते हैं। ऑसिलेशन का ग्राफ कैसा कि इन दोनों के बीच में जो ऑसिलेशन हो रहा है वो कैसा है। दो तरह के ऑसिलेशंस हो सकते हैं इनमें। एक ऑसिलेशन ऐसा कि ये दोनों अगर आइडियल हो, इन दोनों में कोई रेजिस्टेंस ना हो, इसीलिए मैंने पहले ही वर्ड बोल दिया क्या हो, आइडियल हो, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा इनमें, लेकिन हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको ऑसिलेशन कैसे मिलेंगे इनके वो देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को। मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लेना। देखिए अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही आइडियल हैं, उस कंडीशन में आपको जो ऑसिलेशंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपको ऑसिलेशंस कुछ ऐसे मिलेंगे। मतलब एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। ये कैसे ऑसिलेशंस हो गए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन C एंड L। C और L के बीच में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि आपको दोनों ही ऐसे मिले। प्रैक्टिकली जो हमें देखने को मिलता है कि दोनों में कुछ रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है। तो अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए पहले आपको ऑसिलेशन ऐसा मिला, फिर उसके बाद कुछ एनर्जी लॉस हो गई, तो नेक्स्ट अगर एनर्जी लॉस हो गई तो उस कंडीशन में अब आपको एम्पलीट्यूड कम मिलेगा और ये इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ये आपको कुछ ऐसा मिलता जाएगा, इस तरह का ग्राफ आपको मिलता जाएगा। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। When loss of energy is there, जब एनर्जी का लॉस होना है। क्या क्लियर हो गई बात? तो यहां पे जो हमने पढ़ा एलसी ऑसिलेशन में वो क्या पढ़ा कि आपने एक कैपेसिटर जो कि चार्ज था उसको रख दिया। चार्ज कैपेसिटर को जब आपने रख दिया तो उसके बाद उसको आपने इंडक्टर से कनेक्ट किया और जब आपने कनेक्ट किया तो हुआ ये कि चार्ज इंडक्टर के थ्रू होके फ्लो होने लगा, लेकिन इंडक्टर ने उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना तेजी से चेंज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बहुत सारी भीड़ आ गई और आपने पुलिस लगा दी, तो पुलिस वाले लोगों ने क्या किया कि वहां पे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अब लाइन से एक 1 बाय 1 लोग जाएंगे, एक के बाद एक आदमी जाएंगे, एक साथ बहुत सारी भीड़ नहीं जाएगी। तो इंडक्टर ने कुछ वैसा काम किया कि बहुत सारा करंट उसके पास आया लेकिन उसने एक कांस्टेंट करंट ही फ्लो होने दिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो उसने करंट को डिक्रीज कर दिया, रोक दिया, लेकिन जब करंट रिड्यूस हो रहा था तो उसने गॉड फादर की तरह करंट को इंक्रीज करने की कोशिश की। और जब करंट इंक्रीज करने की कोशिश की तो जो दूसरी प्लेट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को भी उसने अट्रैक्ट कर लिया और दूसरी प्लेट पे पहुंचा दिया। तो इसका मतलब जब आपके पास कैपेसिटर इस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो चुका है, नेक्स्ट फिर करंट फ्लो होना शुरू हुआ और अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैपेसिटर इंडक्टर में आपको एनर्जी मिली। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये है आपका टोटल एलसी ऑसिलेशन। अब एलसी ऑसिलेशन की थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। वो थ्योरी क्या है लिख लीजिए आप फटाफट। इन एलसी ऑसिलेशन चार्ज यूज्ड टू ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। चार्ज यूज्ड टू ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर कंटिन्यूअसली फॉर इनफाइनाइट टाइम, full stop.
an oscillating charged particle will be having acceleration. An oscillating charged particle will be having acceleration, and such kind of accelerating charged particle will produce electromagnetic waves. क्या समझ में आ गई बात? तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, उससे पहले हो सकता है कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करें, अदरवाइज एक दिन के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।